आज हम आपको बताएंगे कि व्हाट्सएप चैट के फर्जी मैसेजेस के एविडेंस को कोर्ट में कैसे तोड़ा जाए। हमारा रामपुर वाला केस था, उसमें जब अर्जुन के हाथों में हथकड़ी डाली गई और आईओ ने एक प्रिंट आउट थमाया और बताया कि इसमें कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस हैं जिनमें एक अपराध की साजिश की गई है, तो ऐसे अवसर पर उस निर्दोष इंसान को पहली बार समझ में आया कि डिजिटल एविडेंस कितना खतरनाक हथियार बन सकता है और इसे कितनी आसानी से बनाया जा सकता है। व्हाट्सएप को प्रोसिक्यूशन एक अकाट्य एविडेंस की तरह से पेश करता है, जबकि सच्चाई यह है कि यह एक डायनेमिक डेटाबेस होता है, यानी एक ऐसा डेटाबेस होता है और आपके मोबाइल में होता है जो हर पल बदलता रहता है। इस डेटाबेस को लगातार एडिट किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है और केयरफुली चुने गए हिस्सों को अलग करके एक झूठी कहानी गढ़ी जा सकती है। यह कैसे किया जा सकता है, इसे ही हम आज की वीडियो में सब मिलकर सीखेंगे। बस इसमें जो नई लीगल टर्म्स आएंगी आप उनको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ताकि आप अपने केस में क्रॉस करते समय उनका भली भांति प्रयोग कर सकें। इस फैब्रिकेटेड व्हाट्सएप मैसेजेस की झूठी कहानी की पहली परत तब उखड़ती है जब इंडियन लीगल सिस्टम एक सीधा सा सवाल गवाह से पूछता है, व्हाट्सएप का डेटा आया कहां से और यह कैसे आया। व्हाट्सएप एक एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म है, यानी इसके मैसेजेस केवल भेजने वाले और पाने वाले के डिवाइसेस पर ही पढ़े जा सकते हैं, बीच में कहीं नहीं पढ़े जा सकते। जब पुलिस किसी के फोन से व्हाट्सएप डेटा निकालती है तो उसे एक स्पेसिफिक टेक्निकल प्रोसेस से गुजरना होता है, वही उसको करनी होती है और इस टेक्निकल प्रोसेस को डिक्रिप्शन कहते हैं। एक एन्क्रिप्शन होता है, उसका उल्टा डिक्रिप्शन होता है। यानी डिक्रिप्शन का मतलब है एन्क्रिप्टेड बाइनरी कोड को एक रीडेबल, जिसको पढ़ा जा सकता हो, ऐसे टेक्स्ट में बदल देना। इस पूरी प्रक्रिया का एक डिटेल्ड रिकॉर्ड होना चाहिए, क्या किया गया, कैसे किया गया, और इस सारी चीजों को जो पूरा डिटेल्ड रिकॉर्ड होता है इसे डिक्रिप्शन लॉक कहते हैं। यदि आईओ ने केवल फोन के स्क्रीन की फोटो खींची है या साधारण सा स्क्रीनशॉट लिया है और कोई डिक्रिप्शन लॉग नहीं दिया है, तो नए सेक्शन 63 बीएसए के तहत दिया जाने वाला कानूनी सर्टिफिकेट अब एक खोखला डॉक्यूमेंट हो जाएगा। बिना इस लॉग के व्हाट्सएप चैट केवल एक अनवेरिफाइड इमेज होती है, कोई भी एविडेंस यह नहीं हो सकता है और यहां से व्हाट्सएप चैट को तोड़ना शुरू करना चाहिए। यह इसका पहला स्टेप था। आगे मान लीजिए आईओ ने सर्टिफिकेट दे भी दिया, तब भी एक और जाल है जिसमें प्रोसिक्यूशन फंस जाता है। व्हाट्सएप के हर मैसेज पर एक टाइम स्टैंप होता है। टाइम स्टैंप माने कोई मैसेज कब बना, कब भेजा गया, कब डिलीवर हुआ, इनको टाइम स्टैंप कहते हैं। तो हर व्हाट्सएप मैसेज पर दो टाइम स्टैंप होते हैं। एक सर्वर साइड टाइम स्टैंप होता है जो व्हाट्सएप के अपने सर्वर पर दर्ज होता है और एक लोकल डिवाइस टाइम स्टैंप होता है, उसे फोन की घड़ी दिखाती है। यदि इन दोनों में 1 सेकंड का भी अंतर हो तो यह स्पष्ट संकेत है कि उस चैट के साथ छेड़छाड़ हुई है, उसे बीच में खोला गया है। इसके अलावा व्हाट्सएप का डिलीट फॉर एवरीवन और एडिट मैसेज फीचर प्रोसिक्यूशन के लिए एक और ट्रैप बन जाता है। यदि किसी मैसेज को एडिट किया गया हो तो उस पर एडिटेड का टैग दिखाई देने लगता है, लेकिन प्रोसिक्यूशन क्या करता है कि अक्सर स्क्रीनशॉट में से यह टैग चालाकी से हटा देता है। क्रॉस एग्जामिनेशन में यही सवाल उठाना है कि फोरेंसिक एक्सपर्ट ने इन दोनों टाइम स्टैंप्स का टेक्निकल मिलान किया था या नहीं किया था, और यदि नहीं किया तो पूरी चैट की ऑथेंटिसिटी डाउटफुल हो जाएगी, कोर्ट में एडमिट नहीं हो पाएगी। टाइम स्टैंप के बाद अगला सवाल यह उठता है कि यह मैसेज भेजा किसने। आपने तो कह दिया कि आरोपी ने भेजा, लेकिन आरोपी का कैसे पता लगा। आज के युग में एक व्हाट्सएप अकाउंट को एक साथ 4-5 अलग अलग डिवाइसेस पर चलाया जा सकता है। फोन पर चला सकते हैं, लैपटॉप पर चला सकते हैं, टैबलेट पर चला सकते हैं, दूसरे फोन पर चला सकते हैं। ऐसे में केवल एक मोबाइल नंबर के आधार पर यह साबित नहीं किया जा सकता कि वह मैसेज एक्यूज ने ही अपने मोबाइल से भेजा था। इसे प्रूव करने के लिए
तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं। आईपी लॉगिन लॉग्स होते हैं कि किस इंटरनेट एड्रेस से मैसेज भेजा गया। एक दूसरी चीज होती है मैक एड्रेस, यह होता है कि किस विशेष डिवाइस से उसको भेजा गया। और तीसरा होता है सेशन टोकन, यानी उस समय कौन सा डिवाइस एक्टिव था जब इस व्हाट्सएप कनेक्शन से मैसेज भेजा गया, तो यह किस डिवाइस के ऊपर एक्टिव था। यदि प्रोसिक्यूशन के पास किसी टेक्निकल रिपोर्ट में ये तीनों जानकारियां नहीं है तो वह चैट किसी भी डिवाइस से किसी भी व्यक्ति द्वारा भेजी जा सकती थी, उसे एक्यूज्ड के मत्थे मरना लीगली एडमिसिबल नहीं होगा। मजिस्ट्रेट की यह जिम्मेदारी है कि पहले रिमांड के वक्त ही जब एडवोकेट यह सवाल उठाएं कि देखिए साहब इसकी टाइम स्टैंप जांचिए, इसका मैक एड्रेस जांचिए, इसका सेशन टोकन जांचिए, तो मजिस्ट्रेट को उसे सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन वास्तव में होता क्या है कि अज्ञानी डब्बू जी मुस्कुराते हैं और रिमांड पर साइन कर देते हैं। अब देखते हैं सबसे टेक्निकल लेकिन सबसे मारक एंगल क्या होता है, और यह है हमारा 63 BSA का सर्टिफिकेट ट्रैप। पुराने जमाने में 65B एविडेंस एक्ट का सर्टिफिकेट काफी होता था और वह एक साधारण सा सर्टिफिकेट होता था, लेकिन आज के जमाने में नया 63 BSA का जो सर्टिफिकेट है वो बहुत डिमांडिंग कर दिया गया है। यह कानून वोलेटाइल मेमोरी की बात करता है, यानी कि वह डेटा जो फोन की रैम और कैशे में होता है उसकी बात यह सर्टिफिकेट करता है। लेकिन यह वाला डेटा तो हर पल ओवरराइट होता रहता है। जब फोन जब्त होता है, यदि उसे तुरंत एक फैराडे बैग में नहीं रखा गया जो फोन के सब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को काट देने वाला एक स्पेशल पाउच होता है, तो बैकग्राउंड में चलने वाले ऑटो अपडेट, क्लाउड सिंक और रिमोट वाइप उस मोबाइल डेटा का हैश बदल देते हैं। आईओ को पता नहीं होता, वह यूं ही उठाता है, उसको सफेद गमछे में बना के उसका पुलिंदा बना देता है, लेकिन पीछे ये सारी की सारी प्रोसेसेस चलती रहती हैं, हैश वैल्यू बदलती रहती है। हैश वैल्यू तो आप जानते ही हैं कि एक यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट होता है कि मोबाइल के डेटा का हैश वैल्यू हर सेकंड बदलता है क्योंकि उसका डेटा बदलता रहता है। मोबाइल के साथ कुछ भी करते हो उसकी हैश वैल्यू बदल जाती है। यदि हैश वैल्यू बदल गई तो डेटा कंटामिनेटेड हो गया, दूषित हो गया, एम्बेलिश हो गया और सेक्शन 63 BSA का सर्टिफिकेट अब कबाड़ बन गया। आपने कोर्ट्स में आमतौर से कॉन्टैक्ट नेम का खेल भी देखा होगा, जो बहुत पुराना और सबसे घटिया तरीका है। कोई भी व्यक्ति किसी अनजान नंबर को अपने फोन में एक्यूज के नाम से सेव कर सकता है, कोई भी नंबर हो, और फिर खुद को मैसेज भेजकर उसे अदालत में पेश कर सकता है कि देखिए साहब ये तो मुझे एक्यूज ने भेजा था, मैं सामने स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। और रिमांड के समय मजिस्ट्रेट कह सकते हैं कि हाँ प्राइमा फेसी सबूत तो है। इसे रोकने के लिए प्रोसिक्यूशन को CDR और IPDR पेश करना चाहिए। यदि वो पेश नहीं करते हैं तो मजिस्ट्रेट को उसके ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। CDR क्या होता है? CDR होता है कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, जो टेलीकॉम कंपनी के पास होता है। हर कॉल और हर मैसेज का रिकॉर्ड होता है, किसने किसको क्या भेजा। दूसरा होता है IPDR यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड्स। यह रिकॉर्ड यह बताता है कि किस इंटरनेट कनेक्शन से वह डेटा ट्रांसफर हुआ था। बिना इन दोनों के केवल स्क्रीनशॉट में दिखाई देने वाले नाम के आधार पर आरोपी को दोषी मानना कि यह मैसेज या जो भी दूसरी चीज भेजी गई हो वह आरोपी नहीं भेजी है, यह केवल एक अवैज्ञानिक तुक्का है जो प्रोसिक्यूशन आमतौर से मारता है और जिसे हमारे डब्बू जी मजिस्ट्रेट स्वीकार कर लेते हैं, आरोपी को रिमांड दे देते हैं। तो व्हाट्सएप में आरोपी के नाम का कोई स्क्रीनशॉट दिखाया जाता है तो वह कभी भी विश्वसनीय नहीं होता जब तक कि पूरा रिकॉर्ड ना दिखाया जाए। एक डॉक्टर जब पोस्टमार्टम करता है तो वह बाहरी चोटों से संतुष्ट नहीं होता, वह बॉडी के अंदर जाकर सच को निकालता है। व्हाट्सएप के साथ ठीक यही काम डिजिटल फोरेंसिक करती है। फोन के इंटरनल स्टोरेज में एक फाइल होती है जिसे messagestore.db कहते हैं। यह व्हाट्सएप का असली डेटाबेस होता है जिसमें सारे मैसेजेस, उनके टाइम स्टैम्प्स, उनका स्टेटस दर्ज होता है। इस डेटाबेस में एक टेबल होती है जिसे Z मैसेज टेबल कहते हैं। यहां हर मैसेज की पूरी हिस्ट्री रखी जाती है, यहां तक कि डिलीट किए गए मैसेजेस भी पूरी तरह से नहीं मिटते, वे यहां इसी
जेड मैसेज टेबल में अनअलोकेटेड स्पेस के अंदर गोस्ट फ्रेगमेंट के रूप में पड़े रहते हैं। यानी ऐसे डिजिटल अवशेष होते हैं वे जिन्हें फोरेंसिक टूल से रिकवर किया जा सकता है। यदि किसी कंप्लेनेंट ने अपना कोई मैसेज डिलीट करके कोर्ट के सामने बाकी बचे हुए मैसेजेस को दिखा दिया हो कि देखिए साहब, आरोपी मुझे भेजा करता था, धमकाया करता था, तो उन डिलीटेड मैसेजेस को उस अनअलोकेटेड स्पेस में से जो गोस्ट फ्रेगमेंट के रूप में पड़े रहते हैं उनको रिकवर किया जा सकता है। फोरेंसिक टूल्स ऐसे होते हैं। यदि प्रोसिक्यूशन ने केवल विजुअल स्क्रीनशॉट पेश किए हैं और बिट स्ट्रीम इमेज नहीं दी है, जो डेटाबेस की एग्जैक्ट बाइनरी कॉपी होती है बिट बाय बिट, तो अदालत को वह स्वीकार नहीं करना चाहिए। यह एविडेंस किसी भी प्रकार से फोरेंसिक कसौटी पर खरा नहीं उतरता। इसके आधार पर आरोपी को रिमांड देना, उसे दोषी ठहराना, यह एक अवैज्ञानिक काम है और इल्लीगल काम है। अभी हमने बताया गोस्ट फ्रेगमेंट्स होते हैं, बिट स्ट्रीम इमेज होती है, इनकी मांग की जानी चाहिए। लेकिन गोस्ट फ्रेगमेंट्स और बिट स्ट्रीम इमेजेस के साथ साथ एक और एंगल होता है जो प्रोसिक्यूशन की कहानी में सबसे बड़ा छेद करता है। वो होता है मैसेज सीक्वेंस नंबर। व्हाट्सएप के डेटाबेस में हर मैसेज को एक यूनिक सीक्वेंशियल नंबर मिलता है। जैसे किसी रजिस्टर में पेज नंबर होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, इसी तरह से मैसेजेस के भी नंबर होते हैं। यदि प्रोसिक्यूशन ने चुनिंदा मैसेजेस कोर्ट में पेश किए हैं और बीच के मैसेजेस छिपा दिए हैं, तो यह सीक्वेंस नंबर के टूटने से सारा का सारा घटाटोप समझ में आ जाता है, फर्जीवाड़ा समझ में आ जाता है, और जो भी यह एविडेंस कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है वह सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स का अकाट्य प्रमाण बन जाता है। यानी कि आपको सही फैक्ट्स को दबाकर आरोपी बनाया गया है, यह बात कोर्ट के सामने आ जाती है। और जब यह साबित हो जाए कि एविडेंस के साथ इस तरह की मैनिपुलेशन हुई है, तो फ्रूट ऑफ पॉइजनस ट्री की डॉक्ट्रिन काम करती है। यानी कि एक पेड़ जहरीला है तो उसके सब फल भी जहरीले होंगे, और ऐसे फलों को एविडेंस की टोकरी से बाहर आराम से फेंका जा सकता है। हर मजिस्ट्रेट को, हर कोर्ट को, हर ट्रायल कोर्ट को इसको फेंक देना चाहिए। हम अपने क्लाइंट अर्जुन की कहानी पर वापस आते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन में हमने डिक्रिप्शन लॉग मांगा, वह नहीं था। टाइम स्टैम्प का मिलान मांगा, वह नहीं था। फैराडे बैग का रिकॉर्ड मांगा, लेकिन आईओ को तो पता भी नहीं था कि यह क्या होता है। मैसेज स्टोर .db की बिट स्ट्रीम इमेज मांगी, प्रोसिक्यूशन की होश उड़ गई, अरे ये क्या मांग दिया। एक के बाद एक 63 BSA की हर शर्त पर प्रोसिक्यूशन फेल हो गया और वह फैब्रिकेटेड चैट कोर्ट रिकॉर्ड से बाहर हो गई, उसको इनएडमिसिबल माना गया। इंडियन लीगल सिस्टम की मेहनत काम कर गई, आरोपी सेफ हो गया, उसको बचा लिया गया। आज का डिजिटल डेटा प्रोसिक्यूशन को एक आसान हथियार देता है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी डिजिटल डेटा के झूठ को पकड़ने का जरिया बन गई है। यह प्रोसिक्यूशन के ऊपर लगाम लगाने के लिए हमारे हाथों में, डिफेंस के हाथों में एक हथियार होता है। हम इस टेक्नोलॉजी को अपने क्लाइंट्स के लिए उपयोग करते हैं ताकि दिखा सकें कि व्हाट्सएप चैट एक ऐसा बाइनरी यूनिवर्स है जिसके हर कोने में सच का खजाना दबा पड़ा है। जरूरत सिर्फ उसको खोद कर निकालने की है। आप ना निकाल सकें तो इंडियन लीगल सिस्टम आपकी सहायता करने को हमेशा तैयार है। ट्रायल में प्रोसिक्यूशन केस किसी कानून से नहीं, गवाहों से तोड़े जाते हैं। एक गलत गवाही, एक बेतरतीब क्रॉस एग्जामिनेशन और सालों की मेहनत बिखर जाती है। प्रोसिक्यूशन तो स्टोरी बनाकर लाता है, पर डिफेंस को सच ढूंढना पड़ता है, मेहनत करनी होती है, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स जुटाने होते हैं। यहीं पर डिफेंस और प्रोसिक्यूशन के बीच का अंतर स्पष्ट होता है। इंडियन लीगल सिस्टम हर केस में रिकॉर्ड की लाइन बाय लाइन जांच करता है, हर गवाह की विश्वसनीयता को परखता है, हर कॉन्ट्राडिक्शन, हर ओमिशन, हर झूठ को कोर्ट के सामने लाने की योजना बनाता है, कैसे इसको जज साहब के सामने दिखाया जाए। हम सवाल पूछने से पहले रणनीति बनाते हैं, हम निष्कर्ष निकालने से पहले डॉक्यूमेंट्स पर काम करते हैं, हम कानून नहीं तोड़ते, हम झूठ तोड़ते हैं। यदि आपका केस ट्रायल में है, आप फॉल्स एलिगेशन फाइटर हैं या यंग एडवोकेट कलीग हैं, तो तैयारी के बिना कोर्ट में मत जाइए। अपने केस को इंडियन लीगल सिस्टम के साथ तैयार कीजिए, उसकी इनसाइट्स को देखिए और तोड़ने के औजारों को समझ लीजिए। इंडियन लीगल सिस्टम का अर्थ है
डिफेंस की वैज्ञानिक रणनीति और आपके जीवन व आजादी की असली सुरक्षा।